हेलो बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ठीक है। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने भी लास्ट वीडियोज़ में देखा कि जो टॉर्क का स्टडी किया हमने, टॉर्क का फॉर्मूला देखा हमने। तो उसमें देखा हमने ये कि जब कोई भी करंट कैरिंग लूप या कॉइल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि वो जो लूप है उस पर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि वो लूप जो है उसमें वो मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक है। सो वही कॉन्सेप्ट, वही प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी प्रिंसिपल का यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर में, और उसी प्रिंसिपल पे हमारा गैल्वेनोमीटर चलता है, वर्क करता है। सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक डिवाइस है जो मिनिमम करंट मेजर करती है, माइक्रो एम्पियर से करंट को मेजर करती है। वो बहुत ही लिटिल अमाउंट की करंट में वो लार्ज डिफ्लेक्शन को शो करती है। थोड़ी सी करंट भी जाएगी तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को शो करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का। तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम कुछ अंदर का है उसके गैल्वेनोमीटर के। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इधर आपको एक साउथ पोल लगा होता है। ये हम लोग बीच में बनाई एक कॉइल है या लूप, जो भी हम कह सकते हैं, लूप है यहाँ पे, ठीक है। और ये लूप को हमको यहाँ से ले गए हैं, इसको किसी टर्मिनल 1 से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से फिर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग से होते हुए एक वायर को टर्मिनल 2 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो मान लिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस लूप में मूव कर रही है, ठीक है। सो हमने देखा कि जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई नॉर्थ टू साउथ। करंट हमारी कुछ इस तरह से इसमें मूव करती रही है इस लूप में, ठीक है। होगा ये है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा कि इस पर आपका फोर्स लगेगा, ये आपका कॉइल जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, करंट आपकी इस तरह से हो गई, ठीक है। और इस करंट जो लूप है आपका, ये वायर है जो भी, इसका जो एरिया वेक्टर है, जो इसका एरिया वेक्टर है वो एक तो आप कैसे निकलेगा, जैसे हमने एक तो आपका फ्रंट तरफ हो सकता है, मतलब आपकी तरफ हो सकता है, या फिर आपका बैक पीछे की तरफ हो सकता है। बट जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने लूप जो राइट हैंड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फिंगर्स को हम लोग करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं, और थंब को, जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्ट करता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमारा जो थंब है वो हमारा इनवर्ड की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इनवर्ड हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका है वो इनवर्ड रहेगा यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है आपके, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे है। आप देख रहे हैं ये हो गया बी आपका, और मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट इनवर्ड है पेपर के, तो मैग्नेटिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका टॉर्क होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएंगे। जो मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम डायरेक्ट करेंगे अपनी फिंगर्स को स्क्रू रूल से, तो हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की। सो जो फोर्स है हमारे पास वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इधर आपका
आई करंट है डाउनवर्ड, इधर करंट आपकी आई अपवर्ड है। तो हम लोग पाम रूल से भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं इजली। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी अपवर्ड है, तो करंट डायरेक्शन में थंब को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोगों को फिंगर्स को रखना है, फिर हिट करना है। तो हम देखेंगे कि ये आपका जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से इनवर्ड की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही ये इधर भी लगाएंगे तो ये फोर्स आपको कुछ ये आउटवर्ड की तरफ इस तरह से लगेगा, जो इसको एक टर्निंग इफेक्ट देगा, जो इसको एक टर्निंग इफेक्ट देगा। तो टर्न होने से क्या होगा, टर्न होने से ये क्या होगा कि आपकी जो स्प्रिंग है वो भी यहाँ पे मुड़ेगी, कुछ टर्न करेगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग के भी एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी आपका कॉइल मुड़ती रहेगी या घूमती रहेगी, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो आपका घूमना बंद भी हो जाएगा उसका। तो एक लिमिट होती है उसकी, टॉर्क की भी एक लिमिट है कि उतना ही अमाउंट का टॉर्क उस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, क्या कैलकुलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। ओके, सो हम लोगों ने गैलोमीटर का अंदर का डायग्राम देख लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ इसके थ्योरी की और कुछ इसके मैथमेटिकल टर्म्स की। सो मूविंग कॉइल गैलोमीटर क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात हमने पहले कर ली है। सो यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे हमने दिखाया कि यहाँ पे आपका वो टर्मिनल था, वहाँ से आपका एक वायर आया हुआ था, वहाँ पे एक कॉइल लगी हुई थी। तो क्या हुआ कि ये इस पर एक एक्सटर्नल ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, जो घुमा रहा है उसको, और साथ में ये आपको जो वायर लगा हुआ है और जो नीचे यहाँ पे आपकी एक स्प्रिंग भी लगी हुई थी, बनाया था मैंने, तो वो दोनों ही आपका घूम रहा है, ठीक है। इस टॉर्क ये दोनों ही घूम रहा है, बट साथ ही साथ एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ते आए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हैं, F = kx वहाँ पे, तो वहाँ पे F जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स। तो वैसे यहाँ पे हम लोग जब किसी चीज़ को घुमाते हैं, आप इसको फील भी कर सकते हैं कि जब किसी चीज़ को घुमाएंगे आप, तो उतना ही वापस फिर से घूम के उतना फोर्स लगाता है, टॉर्क लगाता है वो, अगर कुछ रोटेट कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे आपका कोई वायर हो गया या कोई प्लास्टिक हो गया या कोई और चीज़ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना एक्सटर्नल टॉर्क से ये कॉइल घूमेगी उतना ही ये आपका वायर भी उसके साथ में बेंट होता जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कोई रोप है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक रोप है, वो रस्सी है, उस रस्सी को आप घुमा दो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, घुमाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है रस्सी जो है वो घूमना बंद हो जाएगी या फिर उस अमाउंट से घूमना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर जैसे ही उस रस्सी को आप छोड़ोगे तो रस्सी वापस अपने फिर से मूव करते करते, जैसे जिस डायरेक्शन में घुमाया था उसका जस्ट अपोजिट आपको मूव करते हुए फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे हुआ, तो जो हमने घुमाया उसको, वो हमारे पास एक्सटर्नल ट्विस्ट था, ठीक है, और जो वो खुद घूम के वापस आई है वो उसी को बोला है रिस्टोरिंग टॉर्क बोला गया है। क्लियर हो गया, ओके। सो मोर द ट्विस्ट मोर इज़ रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जितना हम एक्सटर्नल ट्विस्ट देंगे, घुमाएंगे कॉइल को, हम क्यों घुमाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी वजह से वो घूमेगा। सो जितना ज़्यादा वो ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट होगा, ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको हम लोग यहाँ पे C/φ से डिनोट किया है। किसी बुक में यहाँ पे थीटा भी दे रखा है, C भी है, बट हमने यहाँ पे फाई लिया हुआ है। सो यहाँ पे C का मतलब होता है टॉर्जिनल कांस्टेंट है ये, ठीक है, और फाई जो है ट्विस्ट एंगल है, कितने एंगल से हमने उसको मूव कराया है, ठीक है। तो टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट एंगल, जितना मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क है, डोंट बी कंफ्यूज, रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट एंगल, जितना आप उसको ट्विस्ट करेंगे उतना ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट C आ गया, जिसको हमने टॉर्जिनल कांस्टेंट बोला है, ठीक है। तो हमारा टर्निंग इफेक्ट में जो कांस्टेंट आता है उसको टॉर्जिनल कांस्टेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एंगल का रेशियो, मतलब जैसे होता है चेंज इन एंगल अपॉन ओरिजिनल एंगल, तो वो टॉर्जिनल कांस्टेंट को शो करता है। सपोज आफ्टर ट्विस्ट ऑफ फाई एंगल, देन तब क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि एक फाई एंगल तक वो रुक गया सपोज,
तो जो अप्लाइड जो आपका टॉर्क था, जिसको हमने यहाँ पे एक्सटर्नल ट्विस्ट बोला है, वो अप्लाइड टॉर्क जो था वो इक्वल जब हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क के। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि वो आपका जो भी बॉडी है, वो आपका कॉइल है, वो मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपका ये बैलेंस हो गया। तो अप्लाइड टॉर्क कितना है, NIAB sin थीटा, जो कि हम आपको लास्ट टर्न पर उसमें निकलवा चुके हैं। जब कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है, करंट कैरिंग कॉइल, तो उस पर इतना ही टॉर्क लगता है अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल में। तो ये जो कॉइल अंदर रखी होती है, वो सॉफ्ट आयरन कोर पे ये नंबर ऑफ कॉइल्स को बाउंड करते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। तो नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे NIAB sin थीटा हो गया, ठीक है। बाकी सारे टर्म आपको क्लियर थे। इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था हमारे पास, C5 है, तो यहाँ पे C5 हो गया। यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू C/NIB sin थीटा इंटू 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो C जो टॉर्जनल कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर कॉइल के लिए, करंट भी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल क्वांटिटी का यहाँ पे फाई और थीटा यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो है क्या ये फाई और थीटा, वो एक्चुअली क्या है, IA मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा था। मतलब टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा होता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो 5 sin थीटा हो, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 5 sin थीटा। सो टू रिमूव sin थीटा वी यूज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे हमको ये चाहिए था कि हम जितना ज़्यादा करंट पास करें, हमको उसके अकॉर्डिंग उसमें ट्विस्ट दिखे, ट्विस्ट एंगल उतना ज़्यादा दिखे हमें। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि जो करंट पास करने से हमको यहाँ पे इसमें भी वेरिएशन आ रहा है, थीटा एंगल में भी वेरिएशन आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस थीटा एंगल की वेरिएशन को हम लोग फिक्स कर दें या इसको रिमूव कर दें। तो इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव sin थीटा वी यूज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। ये हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है, कुछ इस शेप में हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, कर्व शेप में। तो इस फील्ड को बोलते, इस तरह के मैग्नेटिक या इस तरह के शेप को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये, अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक सिलेंडर टाइप का दिखेगा, मतलब ये थोड़ा सा, ये तो मैंने फिर भी बहुत काफ़ी क्लोज, काफ़ी दूर कर दिया है इन दोनों को, ये काफ़ी क्लोज होते हैं, मतलब ठीक है। तो आपको मतलब ऊपर से एक देखोगे तो आपको बिल्कुल सिलेंडर दिखेगा, हॉलो सिलेंडर दिखेगा ऊपर से। तो इस तरह से आपका मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह के मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये रेडियल मैग्नेट बोलते हैं, और वो मैग्नेट्स आपके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये इस तरह से थोड़ा सा और सर्कुलर हो सकता है, ये भी थोड़ा सा और सर्कुलर। तो ये पूरा सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं आपके, ठीक है। ये आपको सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, ये आपका टॉप व्यू है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पूरा साइड से देखोगे तो ये मैग्नेट आपका नीचे तक गया है, ठीक है, जैसे कॉइल को दिखाते हैं टॉप व्यू और बॉटम व्यू से। सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारा आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आपका, या सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैक्सिमम वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट भी होते हैं। सो इन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, आपका नेक्स्ट चैप्टर में ही है। इन एनी सिचुएशन इनसाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 90 बनेगी। कैसे बनेगी 90? देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये हमने इसके ऊपर से वायर्स की बाइंडिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कॉइल, तो एक कॉइल बन जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आप इसको फील करें तो एक कॉइल, जैसे सपोज इसको हम थोड़ा बाहर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, छोटा सा कुछ इस तरह से है ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से। तो इसके ऊपर से हमने कुछ इस तरह से बाइंडिंग की हुई है, इससे वायर्स आए हुए हैं इसके ऊपर से, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि आप किसी सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर से जो है, जैसे आपका जो थ्रेड होता है, धागा देखा होगा, तो धागा आपका तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसमें लगा होता है, जैसे सोलनॉइड होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। बट अगर उसी को हम वर्टिकल लेवल पे वायर से बाउंड कर दें तो कुछ इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो वैसे रखा हो तो टॉप भी हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, तो रेडियल क्या होता है कि वो ऑलवेज सब इसके टूवर्ड्स होती हैं, इसके तरफ ही आपकी सब डायरेक्शन इनकी होती है। ठीक है, तो जितनी जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सब की सब आपकी जो होंगी वो आयरन कोर की तरफ ही अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 कैसे बनेगी, ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो थीटा क्या होता था? थीटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल होता था। तो ये कॉइल को अगर आप इमेजिन करो बच्चों, तो ये कॉइल देखो, ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस कॉइल का खुद का एक एरिया वेक्टर होगा, या फिर आप एरिया वेक्टर छोड़िए, इसमें आपकी करंट मूव कर रही होगी, तो करंट की डायरेक्शन, तो ये आपका लूप कुछ इस तरह दिखेगा ना। अगर हम सिर्फ लूप को बनाएं यहाँ पे, तो ये लूप कुछ इस तरह से बनेगा, दिखाई पड़ेगा आपको। ये इस पर लूप इस तरह बनेगा। तो इस लूप में अगर करंट फ्लो करेगी, ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट और करंट की डायरेक्शन, जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, उसकी डायरेक्शन दोनों आपकी परपेंडिकुलर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मेन बात ये है, अब जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे आप सपोज़ ये हमारे पास लूप है, अब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट मान लिया इधर है, सपोज़ कर लिया। ठीक है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ रही है वो इधर से आ रही है, इस साइड, इस तरफ से आ रही है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी परपेंडिकुलर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस लूप के थ्रू जो पास होती हैं, ये तो आपका कोर है, जो लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनका परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे लूप के परपेंडिकुलर क्या लाइन पास, जैसे सपोज कोई लाइन यहाँ से पास हो रही हो इस डायरेक्शन से, कोई लाइन यहाँ से पास की हो, मतलब इसके अंदर से, इसके थ्रू कोई लाइन पास करेगी, तो मतलब कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास करे, ऐसे करके पास करेगी। ठीक है, तो आपका देखो, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो जो रेडियल फील्ड होती है कुछ इस तरह से वो बनी होती है, वो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लूप के अंदर से जब वो लूप के अंदर से पास होंगी, तब वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो परपेंडिकुलर बना लेंगी, और परपेंडिकुलर बन जाएंगी तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म जो आपका हो जाता है वो रिमूव हो जाता है बाय यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट। तो जब ये टर्म रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ आई जो है वो सिर्फ प्रोपोर्शनल रह जाएगा, किसके, वो हमारे पास सिर्फ फाई एंगल के प्रोपोर्शनल रह जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास है नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऑब्वियस सी बात है कि सेंसिटिव होना भी चाहिए, सेंसिटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वो मिनिमम से मिनिमम करंट को मेजर करना है तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, तभी वो मिनिमम करंट को मेजर कर पाएगा। तो वही लिखा है, इन वेरी स्मॉल करंट इट शोज लार्ज रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही स्मॉल करंट के लिए, यू कैन से माइक्रो एम्पियर करंट के लिए गैल्वेनोमीटर का लार्ज रिफ्लेक्शन शो करना ज़रूरी है। ठीक है, होना चाहिए। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक आपका होता है करंट सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी को यहाँ पे लिखते हैं 5/I। ठीक है, 5/I हो गया यहाँ से। तो 5/I की वैल्यू इज इक्वल टू NAB/C। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए को ये जो वैल्यू यहाँ से दिया है, I इज इक्वल टू C NIAB साइन, तो साइन थीटा वाला टर्म तो रिमूव कर दिया हमने अब। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके, तो ये टर्म तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 5/I निकाल सकते हैं। ठीक है, 5/I, तो 5/I इज इक्वल टू NAB/C निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि सेंसिटिविटी को अगर हमें इंक्रीज़ करना है, सेंसिटिविटी को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला सेंसिटिविटी के लिए। तो अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना है तो C की वैल्यू को रिड्यूस होना होगा। तो C की वैल्यू रिड्यूस होने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉइल होती है उसका हम फॉस्फर एंड ब्रॉन्ज की यूज़ करते हैं। जो कॉइल होती है वो हमारी फॉस्फर और ब्रॉन्ज की यूज़ होती है। ठीक है,
सॉरी कॉइल नहीं, स्प्रिंग। सो वहाँ पे जो स्प्रिंग होती है वो हमारी फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज की वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि वही हमारी ट्विस्ट होती है, वहाँ पे मूव करती है। कॉइल तो कॉपर की वाइंडिंग होती है। और वैसे आप ये कम कर सकते हो, बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, इस तरह से आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। एन बढ़ा सकते हैं, ए बढ़ा सकते हैं, बी बढ़ा सकते हैं, बट सी कम करना, सी कम होता है बाय यूजिंग फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज। फिर बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है बच्चों कि V = IR पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बस I की वैल्यू पता लग गई। I की वैल्यू क्या है यहाँ से NAB/C। तो यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C5/NAB आ जाएगा इंटू R मिल जाएगा। इसको रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल होती है, जो R है यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, क्योंकि कॉइल हमारा कॉपर वायर से बॉन्डेड है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है यहाँ पे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी = 5/V। जैसे यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी 5/I था, वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी 5/V हो जाएगा = तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू पता लगी। V की वैल्यू हमारे पास ये है पूरी। इस V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे, तो हमको NAB/CR मिल जाएगा। यहाँ पे NAB/CR मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब NAB/CR मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये है कि अगर VS मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, N की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, A की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और B की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बट C की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा और R की वैल्यू को भी कम रखना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कहीं R नहीं था, बट इस वाले टर्म में हमारे पास R भी आ गया है। बाकी सब तो टर्म वही सेम थे, और यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, वो R है। R की वैल्यू को हमें कम रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर हमें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, जैसे सपोज नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ टर्न्स यहाँ पे भी हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो मान लो कि सपोज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स को हमने 2 टाइम्स कर दिया, 2n कर दिया, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा देंगे यहाँ पे अगर हम, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? अगर हम यहाँ 2n कर देंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा, वायर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। वायर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो R = ρl/A फॉर्मूला होता है। तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये चीज़ यहाँ से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जबकि हमको यहाँ पे कम करनी थी। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो इसे बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी घटने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2n टाइम्स करने से हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है और करंट सेंसिटिविटी वैल्यू को चेंज करना है। तो सेंसिटिविटी वैल्यू को अगर चेंज करना पड़े अगर हमें, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्न्स को ही इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है।